तो मैंने आप लोगों को 2 सवाल दिए थे करने के लिए, क्या वो दोनों के दोनों हो गए? चलें जी, लेट्स चेक कि आपने क्या किया उसमें। आई थिंक आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था ना उसका एक का। चलें ओके, एक तो था क्या फ्रेमवर्क के डिस्क्लोजर से रिलेटेड और एक था IS1 की एप्लीकेशन के रिलेटेड, नहीं आपने सारी अकाउंटिंग को चेक करना था। चलें हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने ऑल टुगेदर रिवाइज P&L बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अच्छा फॉर द ईयर का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर की बनती है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की। चलें जी देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L 30 जून 2018 का। तो ये जो मेरा साल शुरू हुआ होगा वो 1 जुलाई 2017 होगा। चलें देखते हैं, यहां पे दी हुई है सेल्स। अब मैं नीचे जाके देखता हूं तो पहले उसने बताया कि शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग मेरा 30 जून 2017, मतलब ये कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस की कहानी है। अच्छा, जिसपे 5 मिलियन मेरा कैपिटल है और 24 मिलियन रिटेन अर्निंग है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑल टुगेदर काम आएगा आपके पास। आगे लास्ट ईयर ऑन जुलाई 1 2016, यानी इससे भी पिछला साल, यानी इससे भी पिछले साल की शुरुआत, कंपनी परचेज अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 million which was erroneously expensed out by the company's policy is to charge depreciation at the rate of on reducing balance method। अच्छा भाई चलें, ये तो बात समझ आ गई कि ये उसने एरर किया हुआ है। अब हम आते हैं, ये थी हमारी कोई एडजस्टमेंट नंबर 2, अभी देख लेते हैं। ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा अब जरा देखना यह है कि जुलाई 1 यानी मैं फॉर द ईयर 2017 की बात कर रहा हूं। हम कौन से साल में? 18 में। अच्छा ये साल जो है सर ये है जुलाई 1 2016 से लेके 30 जून 2017 तक। अच्छा हुआ ये है कि यहां पे ऑल टुगेदर एक PPE गलती से क्या हो चुका है? एक्सपेंस आउट। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां पे जो एंट्री मेड है और कैश क्रेडिट कितने से? 1.5 मिलियन, ये बनी है उस वक्त, ये तो हो चुका है। अच्छा फिर हमने कहा अगर मैं टू बी मेड की बात करूं तो आप कहेंगे PP डेबिट 1.5 मिलियन से और कैश क्रेडिट ये बन जानी चाहिए थी, और एक और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 लाख या 375, तो 3 लाख आ रहा है। तो ये जो 84 है ये कौन कह रहा है 375? अच्छा भाई ये आ गया 3 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है। अच्छा अब सुनना जरा, अब हम ये कह रहे हैं मैं तो बना रहा हूं 2018 का P&L, हम यहां पे मौजूद हैं 2018 के P&L में। ये बात तो सच है कि मुझे जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है वो 2018 के आखिर में हुई है, वो भी ड्राफ्ट P&L बनने के बाद। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे हमें मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है, ऐसा ही है। और इस साल के P&L के अंदर, इस साल के P&L के अंदर कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो तो पहले दिन पे एक्सपेंस आउट हो चुका था। अच्छा अब मैं अलग अलग भी लेके चलता हूं और फिर करंट ईयर की भी बात करते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखूं या IS8 देखूं तो एरर रेट्रोस्पेक्टिव सही होता है। तो पहले तो आप एक एंट्री ये बनाएंगे कि जो पिछले साल सही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सब आपको आज पता लगा है। तो आप ये कहेंगे कि पहले तो
अगर मेरा पीपी होता तो वो 1.2 मिलियन पे होता। एग्रीड। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि हमने एक्सपेंस ज्यादा बुक किया हुआ है, एक्सपेंस बुक होना चाहिए था 3 लाख रुपए का, हुआ हुआ 1 अच्छा आप जरा सुनिएगा फोकस के साथ, हुआ हुआ ऑल टुगेदर ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? अच्छा आप जरा इधर देखिएगा, मैंने यहां पे सिंपल एक काम किया, मैंने अपनी रिटेन अर्निंग को कम करने नहीं बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपेंस मेरा ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है। अच्छा अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो फिर एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी आएगी, तो उससे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैं कर ये रहा हूं कि 1.2 मिलियन का टैक्स रेट कितना है इसमें? 840 ये हो गया, और आप यहां पे बात समझ आ रही है? क्योंकि टेक्निकली आपने अब आगे जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लिया था। अब जब इनकम बन गई तो टैक्स दोगे। तो या तो मैं 2 एंट्री बनाता फजूल में कि पहले मैं पूरा रिटेन अर्निंग क्रिएट करता और फिर उसी इनकम पे टैक्स देता, तो वो वापस कम हो जाती है ना। सर आपने रिटेन अर्निंग क्यों लिखा है, प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लास्ट ईयर है, रिटेन अर्निंग में इंपैक्ट आएगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा अब हम ये कहेंगे फॉर द ईयर की अगर मैं बात करूं इस साल, तो इस साल तो सिर्फ ये होगा कि अब डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है। तो हम यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी को क्रेडिट कर देंगे 1.2 मिलियन के 240 आता है। अब फिर ये जिस भी रेशियो में बांटना चाहो बांट देना। तो ये आ गई हमारी फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट। अच्छा कोई ऐसा जिसने ये सही किया हो? वेरी गुड। तो आप क्लियर है? यही किया था, चलें वेरी गुड यार। चलें अब ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तो हो गया हिसाब किताब डन यहां तक का। इस पे हम लगा देते हैं टिक, ये पूरी एडजस्टमेंट हो गई। कंपनी इशूड बोनस ऑफ 20%, सर ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की एडजस्टमेंट, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा हमने कहा कंपनी डिक्लेयर्ड 25%, ये भी यही है, ये भी वहीं की एडजस्टमेंट है। ओके, सेल्स टू अ कस्टमर मेड ड्यूरिंग द ईयर 2017, अच्छा ये पिछले साल की बात हो रही है। अच्छा भाई, टू अमाउंटिंग टू ₹500,000 विच वर erroneously recorded as other entries were made correctly, यानी हुआ ये है कि हमने जो पैसे वैसे लेने थे वो सब हो गया था, सिर्फ अनअर्न्ड में पड़ा हुआ था। तो अब टेक्निकली अगर मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसमें करेक्शन करंट ईयर में कोई नहीं है, ये सिंपल लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट है। तो हम यहां पे अनअर्न्ड को सही है जी, ये कितने से आई? अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। सेल्स की जगह तुम रिटेन अर्निंग लिख दो, दोनों चीजें रिटेन अर्निंग के साथ साथ आप डेफर टैक्स पेएबल भी डाल दें। अच्छा अमाउंट आ रही है हमारे पास अनअर्न, तो पूरे से जाएगा। अच्छा अब मुझे 5 लाख का 70%, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग के अब तक 2 एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं, करेक्शन ऑफ एरर जो आएगा। चलें ओके, अब हमने कहा सर ये भी हिसाब किताब डन। अब आ गए हम ऑल टुगेदर IAS 38 पे, यही है ना इसमें। सर अगर सेल में भी लेकर जाएंगे तो इफेक्ट तो सेम ही होगा ना। तो बेटा किस पीरियड की सेल में लेके जाओगे मेरा मुन्ना? सेम कैसे होगा? आपने ये देखना होता है करंट ईयर का एरर है या प्रायर ईयर का है। तो लास्ट ईयर का है ना, सेल में लेके जाऊंगा तो इफेक्ट कैसे सेम होगा? कैसी बातें कर रहे हो? यही तो IAS 1 की गेम है कि आपने सही जगह के इंपैक्ट सही जगह पार्क करना है। आगे, कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम September 1, 2017
अच्छा, सितंबर 1 2017 का मतलब है इस साल, ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर का मामला नहीं है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है 450 का हुआ है। बोल ये रहा है कि रिसर्च फेज जो है कंप्लीट हुआ था दिसंबर में, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने तो एक्सपेंस आउट। प्रोजेक्ट बिकम कमर्शियली वायबल यानी कंडीशंस मीट हुई हैं, कंडीशन मीट हुई है ना। अच्छा, तो यहां पे हम ये कहेंगे ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे कंडीशन मीट हो गई है, लिख देते हैं यहां पे। चलें, अकाउंटेंट erroneously capitalized all expenditure incurred, research and amortization should be charged on। अच्छा, अब देखो एक बात, यहां पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी कंडीशन मीट हुई है। हाँ, तो ये नहीं कहना कि भाई ये सर अमोर्टाइज क्यों नहीं हो रहा, नहीं लिखे तो वो कुछ भी, अभी तक तो डेवलपमेंट में जाएगा और कंप्लीट होगा, तो वो कह रहा है रिसर्च भी होती है या अगर उस पर अमोर्टाइजेशन होगी भी तो वो एडमिन में जाएगी। क्लियर है? तो ये सवाल मैंने बनाया तो मुझे पता है कि भाई ऑल टुगेदर आपका हिसाब किताब सब बाइफिकेशन आ रही है, कौन सी चीज कहाँ पार्क होनी है। चलें, ओके। CWIP इंटेंजिबल है जी बेटा, CWIP इंटेंजिबल है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि उसने पूरा का पूरा कैपिटलाइज किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं वैसे देखूं सिर्फ शॉर्टकट के तौर पे, तो मुझे आप एक बात बताएं, ये सितंबर से लेके सितंबर 2017 से लेके ये आ गया 10 महीने, यानी 10 मंथ्स का एक्सपेंडिचर है ये, सही है। अच्छा, तो मैंने सिंपल एक काम किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने निकाल के एक्सपेंस में फेंक दो, 225। एडमिन एक्सपेंस में बुक कर लेना। अच्छा, इस पे टैक्स वैक्स तो इस साल का अलग से देखेंगे ना, वो तो पिछले साल का था, तो इसलिए हमने नेट ऑफ बनाया, क्योंकि रिटेन अर्निंग में हर चीज आफ्टर टैक्स जाती है, तो वो तो हिसाब किताब वहां तक हो गया। चलें, ओके, तो यही आ रहा था एक्सपेंस। चलिए, क्योंकि आपने कहा बकाया तो कैपिटलाइज होगा, जो एक्सपेंस आउट होना चाहिए वो हमने हटा दिया, और जो उसने तो किया क्या था पूरा कैपिटलाइज, तो हमने उसमें से जो एक्सपेंस आउट होना चाहिए था सिर्फ उसको साइड में कर दिया। चलें आगे, अब हमने कहा जब ये हो गया तो उसके बाद नीचे वो बता रहा है कि भाई ये टैक्स की एडजस्टमेंट है। अब पहले तो हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। चलें, तो हम यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि भाई इसको यहाँ पे ज़रा कनेक्ट करें। अच्छा, हमने कहा हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, अच्छा जी, सबसे पहले ये आ गए 2.5 मिलियन। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अच्छा, पर अगर मैं डेप्रिसिएशन देखूं तो उसमें आ रहा है COGS का इम्पैक्ट, तो COGS आपकी आ रही है यहाँ पे 5 लाख जो गिवन है, और अगर हम सिर्फ यहाँ पे देख लें कि 240 का 50%, तो ये आ गया 620 1, ये आ गया। अच्छा, इसको आप कहेंगे ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर लाइन आइटम देखें तो आ रहा है एडमिन और सेलिंग, तो हमने कहा सर हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस की बात करें तो गिवन कितने जानी 2 लाख गिवन है, और यहाँ पे भी 240 का एडमिन बोला था ना उसने। अच्छा, और फिर इसके अंदर 225, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये है डेप्रिसिएशन, और ये हमें गिवन है। अच्छा, अब हमने कहा ये कितना बताया तुमने, 545,000। ये सीधा सीधा गिवन है। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट, दी हुई अदर इनकम। ये आ गई आपके पास। इसके बाद वन फाइव। अच्छा, तो ये तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या इसके ऊपर मैं टैक्स रेट लगा दूं? करंट और डेफर्ड टैक्स का हिसाब किताब चलेगा यहाँ से। अच्छा, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे कर लेते हैं टैक्स वर्किंग। अच्छा, टैक्स वर्किंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने बताया 15,000। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक एक करके देखें तो वो कह रहा है कि भाई हमें कुछ पंचायतें हैं। कह ये रहा है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो अलाउ करती हैं डिडक्शन ऑन अ प्लांट एट अ रेट ऑफ 25% ऑन टैक्स WDV एज एट 30 जून दी हुई है। अच्छा, तो टैक्स WDV जो 30 जून को मुझे दी हुई है वो तो उसके हिसाब से सही दी हुई है। तो ये आ रही है मेरे ख्याल से ओपनिंग। तो इसके ऊपर अगर 25% लगाओ कितना आता है? 281। अच्छा, ये आ गया आपके पास टैक्स WDV 281,250। आप यहां पर आए, आपने कहा मैंने 281,250, ये है टैक्स डेप्रिसिएशन 240। अच्छा, 41,250 आप कह रहे हैं कि वो टैक्स वाले कह रहे हैं ज़्यादा है, तो आपने कहा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कितना बोला, माइनस। अच्छा, वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, तो हमने बोला कि डेफर्ड एक्सपेंस आ गया, जो हमने अपनी थीम बनाई हुई है उसकी। अच्छा भाई, अब इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट कह रहा है इंक्लूड कर रहा है 150 का ये, और डेप्रिसिएशन चार्ज जो लीज एसेट के ऊपर है 1 लाख है। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई ये तो अकाउंटिंग एक्सपेंस हो गया 250, तो हमने कहा लीज के अंदर 250 तो अकाउंटिंग वाला आ गया। अच्छा, और रेंटल बताया इसने, वो कह रहा है भाई रेंटल है 3 लाख रुपए का, तो वो हमें भाई कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, ज़्यादा अलाउ कर रहा है, फिर किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। इसके ऊपर भी आप डेफर टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हेन पेड ऑल एक्सपेंडिचर वर पेड, वो तो कह रहा है 450 माइनस कर दो। तो आप ये कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो भाई साहब हमें कह रहे हैं 450, हमने 225 किया हुआ है। इसके ऊपर भी डेफर टैक्स, वो ज़्यादा एक्सपेंस दे रहा है मैं, जो कि अच्छा मुझे एक बात पता है, मैं ओवर द पीरियड क्लेम करूँगा, तो मैं जब जब क्लेम करना चाहूँगा वो करने नहीं देगा, तो मैं उसको रिवर्स करके इनकम बुक करता रहूँगा। सही है, चलें, ये भी आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड इन एडमिजिबल एक्सपेंस, यानी वो तो कह रहा है निकलो यहाँ से, ये अलाउ नहीं है, तो 55,000 रुपये एड बैक कर देंगे।
कितना? ओके, ये कितना आ गया? 1 2 ये आ गई टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर आप लगा देंगे 38। ये आ गया हमारे पास करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, इसके अंदर अच्छा आप ज़रा मुझे ये बताते हैं कि जिसको मैं ग्रीन से येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन तीनों का सम कितना है? कितना आता है? 94875। अच्छा, जैसे ही आपने इन दोनों को सम किया 477, ये आ गया आपका 1058,000। हाँ भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया था। बेहतरीन। तो पहले बताओ, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को कैसे दे सकता है। पर इसमें आप मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड कर लें, IS 21, 38, 15, लीजेस, तो सब आ सकते हैं, 9 भी आ सकता है। तो अभी आगे सवालात हैं ऐसे जो मैं, क्योंकि मैंने ये होमवर्क के लिए भी इसलिए दिया था कि आप पहले इसको सॉल्व करके आएँ ताकि हम भी डिस्कस करें। तो मैं कराऊंगा सारे ये, पर ये कि वो टाइम सेविंग होगा ताकि हम फिर वो फ्रेमवर्क को भी देखते रहें ना, साथ साथ मिक्स होते रहेंगे। चलें आगे। फिर हमने कहा कि इसकी एक और रिक्वायरमेंट थी भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपने कहा भाई सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। हाँ जी, बस दो ही हैं। अच्छा, आपने कहा बैलेंस जुलाई 1 है ना? टू 4 5 टोटल। जल्दी सवाल कर रहे तो पूरा करो ना भाई। 29455 यही है। अच्छा, अब आपने कहा कि अच्छा, एरर एडजस्टमेंट के अंदर आपने पहले तो ये कह दिया कि 840 और 350, तो आपने कहा 11। अच्छा, अगर हम देखें तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो ऐड होगा। यही है। तो ये आ गया 1190,000, नहीं आपकी इक्विटी में इजाफा हो गया। और ये कितना आ गया? 78। और इसका टोटल 30। ओके, ये आपके पास आ गया बैलेंस
एज एड अच्छा जी, अब अगर इवेंट वाइज चलें तो वो कह रहा है सबसे पहले कंपनी ने 20% का बोनस इशू किया है। तो सर आप मुझे बताते हैं कि मैं 5 मिलियन पे 20%, 1 मिलियन, तो आपने कहा ये आ गया बोनस दिसंबर 1 2017 पे, तो ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आता क्योंकि उनका पैसा उन्हीं को ही शेयर्स के नाम पे दे दिया। अच्छा, फिर आपने कहा ये मार्च 1 2018। अच्छा, इसमें इसने पर शेयर बताया, परसेंटेज बताइए। 25%। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं, अच्छा अब जो मैं 25% दूंगा वो 6 मिलियन पे दूंगा, तो आपने कहा 6 मिलियन का 25%, 1.5 मिलियन, ये आ गया 1.5 मिलियन। और अब आप यहाँ पे प्रॉफिट 1,058,000। तो सर इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस आ चुकी हैं, ये आ गया 1,058,000। ये हमारे पास ये और इसका टोटल आ गया, पहले तो ये आ गया 6 मिलियन 242,000 और ये आपके पास आ गया 30203478, यही है। तो ये था सवाल। तो इसमें कुछ मसला क्लैरिटी है, मतलब ये समझ आता है कि इससे सवालों को हैंडल कैसे करना है। यानी जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग को सही कर लो, फॉर द ईयर का पहले प्रॉफिट निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस अकाउंट फॉर हो चुकी होंगी। क्लैरिटी है, पक्की बात है, और मतलब जल्दी बता दो जानी ताकि आगे चलें। अच्छा, फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क के रिलेटेड एक सवाल दिया था और हमने मतलब अच्छा खासा टाइम लगाया था सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब मैं एक एक से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा बगैर देखे, सही है। इससे पहले क्या आप मतलब जनरल घुमाए ना, आप तो मतलब याद होना चाहिए। तो जो मैं पूछूंगा वैसे हाँ, ऑनलाइन में तो तुम भी जल्दी से हाँ, तो सोच के समझ के इधर। अच्छा, अब वैसे मैं पूछूं तो यानी तुम बताओ मुझे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। फ्री होल्ड और लीज होल्ड को तुम कह रहे हो अलग अलग बताएं, और कॉस्ट नहीं, लोकेशन, वेयर इट इज सिचुएटेड इन द एरिया, और पर्टिकुलर्स में बताएंगे पर्पस कि किस लिए यूज हुई हुई है। यही चीजें थी। चलें ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई प्रॉपर्टी मेरे पैसे से खरीदी गई हो, मेरे नाम पे हो, पोजेशन में नहीं हो, और ऐसा हो सकता है कि नाम पे भी ना हो, पोजेशन में भी ना हो, तो वो आपने सीधा सीधा बता देना है अलॉन्ग विद द वजह कि क्यों नहीं है। तो वो आपको सवाल में दिया हुआ होगा, आपने कॉपी पेस्ट करके टीप देना है सब नोट में, सही है। ये बात हो गई। अच्छा, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ आई एम कैरिंग अ पीपी एट द फेयर वैल्यू, और वो भी कहता है कि भाई HCA बताओ, लाइव बताओ, रेट बताओ, मूवमेंट बताओ, तो ये एडिशनल क्या मांग रहा है, वैल्यू का नाम, लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी, और फोर सेल्स वैल्यू। FSV भी डिस्क्लोज करो कि अच्छा फोर सेल्स वैल्यू मुझे लगता है एक्चुअल फेयर वैल्यू से ज्यादा होती है। क्यों कम, क्यों? इमीडिएट पे सस्ते में बिकेगी। यस, तो फिर वो बोलता है बताने को, मतलब ऐसे याद होना चाहिए हमें। अच्छा चलो ये भी हो गया। इसके बाद हम कह रहे हैं कोई डिस्पोजल की कहानी है कि एग्रीगेट 5 मिलियन से ऊपर हो और इंडिविजुअल 5 लाख से ऊपर है, तो उसको अलग बताना है। अच्छा, तो ऊपर हेडिंग डालनी है एसेट्स हैविंग कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन 500,000। तो अगर मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना। पर्टिकुलर ऑफ एसेट बताते हैं कि क्या है, कि कौन सा एसेट है, किसको बेचा,
मोड क्या था, कॉस्ट, WDV, सेलिंग प्राइस, गेन, जो होगा बताते जाना, हो गया सीधा सीधा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हाँ अब अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से कम मैंने कुछ किया, वजह बतानी है, तो भाई हो गया पीपीई का पूरा, यही था। तो हमने किया ये कि जो जहाँ जहाँ जिस रंगो नस्ल के पीपीई की बातें थी सब एक जगह कर दी, अब आ जाए तो कर लेना, सही है। अच्छा फिर मैंने एक सवाल दिया था तुम्हें जैनत लिमिटेड के नाम से, तो अब तुम मुझे बताओगे कि करके फिर, क्योंकि सोल्यूशन तो मैंने तुम्हें दिया ही था साथ, क्योंकि इसमें इतना वेस्ट करने का टाइम नहीं, सिर्फ आपको एक अप्रोच आनी चाहिए। चलें, हम ये कहते हैं कि वो कह रहा है कि कंपनी का जो फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग है, वो कह रहा है एक कराची में है जो 1200 स्क्वायर मीटर लैंड है, 800 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग है, एंड वन इन लाहौर जो 1500 स्क्वायर मीटर लैंड है और 1000 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग है। तो अच्छा, क्या हम फिर ये ऐसे लिखेंगे कि कंपनी की फ्री होल्ड लैंड है और उसी के ऊपर बिल्डिंग है जो कि यहाँ सिचुएटेड है, ये तो ये रहा फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज। कराची की प्रॉपर्टी लैंड है एंड बिल्डिंग है इतना, तो हमने खाली पहले स्क्वायर मीटर्स बता दिए, वेयर इट इज सिचुएटेड एंड द एरिया कवर्ड, कि कितने स्क्वायर फीट पे है, ये सारी चीजें। अच्छा आगे तो अलग है ना, वो आ रहा है लीज होल्ड है, वो यही तो कह रहा था आपको कि डिफरेंशिएट करें लीज होल्ड में और फ्री होल्ड में। और मैं आपको बताऊं, अगर वो पीपी का सवाल पूछता है ना आपसे, तो आपने जो नोट बनाते हैं तो आप यूं कीजिए, जैसे लैंड है ना, अच्छा नोट अभी भी वैसे ही बनेगा, ये दो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, तो आप बोलेंगे फ्री होल्ड और लीज होल्ड, इन दोनों को भी क्या करोगे आप, अलग अलग बताओगे। अच्छा फिर आप सिर्फ जब अपना नोट खत्म करेंगे, जैसे ये नोट नंबर 16 है, तो 16.1 में बता देंगे कि यही फ्री होल्ड लैंड कहां कहां सिचुएटेड है, और यही लीज होल्ड लैंड और यही फ्री होल्ड बिल्डिंग कहां कहां सिचुएटेड है, और यही लीज होल्ड बिल्डिंग कहां कहां सिचुएटेड है। मतलब हम यूजुअली प्रैक्टिकलिटी में या प्रैक्टिस में हम यूं करते हैं, इसके ऊपर 16.1 लिखता हूं, इसके ऊपर भी 16.1, रेफरेंस है ना, किसी को क्या पता किसकी बात कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो 16.1 में जाके देखो, इसके लिए और बातें बताई हुई हैं, यस, और 16.2 में जाके देखो इन दोनों की बातें बताई हुई हैं, मैपिंग करके दो उसको कि भाई इसकी और बातें लिखी हुई हैं। और फिर उसके आगे अगर 16.1 में भेज ही रहे हो तो उसके आगे लिख देना कि इसका पर्पस क्या है, एडमिन के लिए है, सेलिंग के लिए है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, जो भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, ऐसी मतलब अभी तक ऐसे पहुंचा नहीं है वो, मैं बता रहा हूं कि ऐसे कर सकता है वो। अगर पीपी का आपको बोले सवाल है करो, और वो बोले पीपी का, अच्छा इतना मुश्किल सवाल नहीं देगा, दो उसमें एसेट्स दे देगा और मूवमेंट बनवाएगा, और उसमें डेटा इतना देगा कि फ्रेमवर्क को टेस्ट कर लेगा, और फ्रेमवर्क में फिर वो आपका दिमाग टेस्ट करना चाहेगा कि क्या बच्चे को इसकी प्रेजेंटेशन आती है या नहीं आती है। तो आप वैसे ही पीपी का डिस्क्लोजर रखना जैसे आप रखते हैं, बस सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि उसको सब नोट से बयान कर देना कि ये रहा, ये रहा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे इसी पीपी के नोड में प्लांट आ रहा है, तो आप उसके ऊपर 16.3 डाल के बता सकते हो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और इस्तेमाल कितना हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन यू आप बिल्कुल करें। और अच्छा अगर 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 मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही लैंड है, इसमें से कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो आप यूं करोगे 16.1.1, यानी एग्जाम्पल देता हूं चलो तुम लोगों को। 16.1 मैंने किस पे लगाया, फ्री होल्ड पे ना। अच्छा 16.1 पे आपने बता दिया कि भाई ये कराची में सिचुएटेड है, यानी ऊपर लिख देंगे लोकेशन, एरिया भी लिख देंगे, और
यूज भी लिख देंगे, पर्पस, ये जो भी आ गया। फिर आप ये बताएंगे कि इसी के ऊपर 16.1.1 के इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट की डिस्क्रिप्शन। मतलब मैं बताता हूं इतना यूजर फ्रेंडली होते हैं एफएस कि उसने खोला, उसने बोला ये फ्री होल्ड लीज होल्ड। अच्छा फ्री होल्ड में नीचे क्या बोल रहा है? अच्छा बोल रहा भाई ये तो डिस्प्यूटेड है। किस लिए यूज हो रही थी? इसलिए हो सकता है पोजेशन में हो, टाइटल ना हो, पंगा चल रहा हो, तो बताओ ना उसको कि पंगा चल रहा है, ताकि वो पे एक्यूरेटली सवाल करे। जिसकी कंपनी है, पैसा लगाया हुआ उसने, बात समझ आती है। तो ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया कि भाई वो ऐसे पूछ सकता है, तो आपने बस इसको ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है, सिर्फ स्ट्रक्चरल वे में। और अगर इतना अच्छा भी स्ट्रक्चर नहीं हुआ हुआ लिख दिया आपने तमीज से तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने कभी रियल लाइफ अकाउंट्स देखे हैं। पर हाँ इतना उसको पता, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ये भी हो सकता है कि आपको नोट बना के देते बोले गलतियां निकालो, इसमें क्या मिसिंग है। तो जो मिसिंग है वो तो तुम्हारे लिए इंशाल्लाह आसान ही होगा, क्योंकि तुम्हें अभी याद है कि तुम बोल देना पीपी में उसने फ्री होल्ड और लीज होल्ड को अलग नहीं किया, तो वो हो सकता है आपको लैंड एक ही दे दे, तो आप पे कमेंट करेंगे ना कि फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड लैंड इज नॉट बाइफरकेटेड। अच्छा उसने एकड़ बता दी है, यूज नहीं बताया, वो बता दो। फेयर वैल्यू पे ऊपर डेटा दिया हुआ है, एफएसवी नहीं बताई, बता देना। मैं बता दूं ये फ्री के नंबर होंगे, पर इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें आता हो। सिर्फ दिमाग हाजिर रखना कि भाई ये क्या मिसिंग है इसके अंदर। क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट कि जैसे तुम रियल लाइफ में ऑडिट में देख रहे होते हो चीजें कि भाई ये मिसिंग है, ये है, ये है, ये है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर है? चलें आगे। लीज होल्ड का भी समझ आता है, ऐसे ही बता दें। देखो पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहां पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर भी कितनी थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। मैंने भी यहां पे क्या बताया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और एक प्लांट एडमिन प्लांट साइड, तीन हमारी क्या है, प्लांट साइड है। वो हमने बता दिया यूज किसके लिए हो रही है और उसके एकर्स कितने। एग्रीड? चलें अब हमने कहा द कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 100,000 in January last year for the acquisition of the land through a government auction. However, the auction was later contested in the Supreme Court of Pakistan. The legal proceedings are, आपने बता दिया यहाँ पे, रेलेवेंट जगह पे बता दो भाई ये चल रहा है। अच्छा ये क्या आपने दिमाग से लिखना है या सवाल में देगा? तो बस ये बता देना कि फंड्स कंपनी के लगे हुए हैं और वजह क्या थी, ऑक्शन चैलेंज हो गया। यानी जब मैं ऑक्शन करने गया बोली लगाने, किसी ने केस कर दिया इसके ऊपर कि भाई ऑक्शन फेक था, मिलावट थी इसमें, लोग मिले हुए थे। जैसे होता ना, उसने बोला काउंट किया उसने 1 2 3 चलो भाई तेरी प्रॉपर्टी, तो वो बोला ऑक्शन क्या किया भाई, उसी को बेच देता। क्लियर है? आगे तो इस सवाल के अंदर, अच्छा ये तो देखो, ये जो ऑक्शन वाली थी वो तो ये थी ना, सीधा सीधा था ये। अच्छा अब एक एक करके यहां देखते हैं। कंपनी सोल्ड एसेट विद एन एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट बुक वैल्यू क्या मतलब है, 5 मिलियन से ऊपर। यानी हम ये लिख दें यहां पे कि ये एक्सीड कर गई है 5 मिलियन फॉर रुपीस। अच्छा तो 5580 की चीजें 5.5 में बेची तो लॉस हुआ है कितने का भाई? अल्लाह ने कैलकुलेटर दिया है 80,000 रुपए का। अच्छा कबीर को भेजिए, हमारी डार्लिंग को, इधर कितने की, 3 मिलियन की। सही। प्रॉपर्टी सोल्ड, तो ऊपर तो ये हो गया सोल्ड की एग्रीगेट बुक वैल्यू, अब उसकी बाइफरकेशन है। अच्छा आप पहले बताओ एग्रीगेट समझ आया? अब एग्रीगेट तो अब हमें बात समझ आ गई कि अब अलग अलग देखेंगे। अब 5 मिलियन से ऊपर तो निकल गई कहानी, अब ये एलिजिबल हो गया कि अब 5 वाली पे देखना पड़ेगा हमें। एग्रीड है? अच्छा अगर कोई 5 लाख से ऊपर नहीं होता तो फिर एग्रीगेट बता देते हैं, पे सम करके बता देते हैं, तो क्राइटेरिया समझ आता है। आगे अच्छा अब हमने कहा प्रॉपर्टी सोल्ड टू मिस्टर कबीर फॉर रुपीस हैविंग अ कॉस्ट एंड अ बुक वैल्यू। अच्छा तो मुझे बताओ क्या ये एलिजिबल है अलग से दिखाने के? तो आप कह रहे हैं इसकी बुक वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ? 2.9 मिलियन, और क्राइटेरिया कितने का है, 0.5 मिलियन का, तो ये तो एलिजिबल है, इसको तो अलग से दिखाना पड़ेगा। चलें आगे।
प्रॉपर्टी सोल्ड टू मिस्टर एहसान 2.1 मिलियन हैविंग अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये भी एलिजिबल है। अच्छा, द रिमेनिंग सेल्स वर टू मिस सना एंड मिस एमन फॉर ₹200,000 रुपीज ईच फॉर कार परचेज, अच्छा ईच विद द कॉस्ट ऑफ रुपीज एंड अ बुक वैल्यू, अच्छा तो नहीं तो 6 लाख तो बन रही है ना इंडिविजुअल, तो ये एलिजिबल नहीं है, तो क्या इसको बताएंगे नहीं, क्यूमुलेटिव, पर आप लोगों ने इसका नोट बनाया है खुद, चलें अब आपने ये बताना है कि सही है या नहीं है, सही है। इधर हम यहाँ पे गए, हमने कहा सबसे पहले तो बुक वैल्यू ग्रेटर देन, तो 2 थे वो, अच्छा हमने पहले उसकी कॉस्ट बता दी, उसकी बुक वैल्यू बता दी, सेल्स प्रोसीड्स बता दी, गेन एंड लॉस, इसमें एक चीज मिसिंग है, मोड ऑफ डिस्पोजल, तो जल्दबाजी में मैंने बनाया नहीं था, पर तुम्हें बताना होगा, पर इसमें खैर लिखा हुआ नहीं है, इसमें खैर लिखा हुआ नहीं है, तो यहां पे मोड ऑफ डिस्पोजल आएगा, इसमें आएगा मोड ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, मोड ऑफ डिस्पोजल में बेसिकली होता है कि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बेचा है, ऑक्शन में बेचा है, ये सारी चीजें, कि क्या तरीका कार था आपका वो बताओ। अच्छा, कल को शेयर होल्डर देखेगा, वो बोलेगा मतलब तुम्हारे बाप के एसेट्स में बेचे जा रहे हो, ऑक्शन कराते, ऑक्शन कराते ना, या तो आप कंपनी की पॉलिसी बनी हुई है वो भी शेयर होल्डर ही देखेगा ना, तो कंपनी की पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो फेवरेबल हो एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो रिटेन रहे। अब जैसे ईवा है, अब मैंने जो अभी मुझे कार मिली हुई है और इंशाल्लाह अभी डायरेक्टर बनने के बाद जो दूसरी मिलेगी, तो ये वाली जो कार है वो मैं बुक वैल्यू पे खरीदूंगा। अच्छा, ईवा डेप्रिशिएट करती है 3 सालों पे, अच्छा इसको हो जाएंगे टेक्निकली 2 साल अभी, जब इंशाल्लाह हम बन जाएंगे डायरेक्टर, अल्लाह करे जल्दी दिसंबर में, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर बुक वैल्यू पे मिल जाएगी तो मुझे गरीब का फायदा हो जाएगा, तो बेचूंगा नहीं ना, वो अभी कभी स्कूल जाएगा ना, तो कभी इसमें जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम तो ऑफिस होंगे इसलिए। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए होता है कि देखो, एक आप कभी जाने की भी सोचते हो ना किसी इदारे से, तो फिर ये आपको फैक्टर्स हर्ट करते हैं इस बात पे कि यार मतलब भाई ये तो यहाँ पे फायदे हैं इतने, तो ये फायदे कहीं और नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बंदा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, तो वो तभी कहता है कि या तो आप ऑक्शन में बेचेंगे या कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बेचेंगे। इसके अलावा है अदर मोड ऑफ डिस्पोजल, तो शेयर होल्डर बोलेगा बेटा पहले तुम आ जाओ कि किससे पूछ के बेचा है, ऐसे तो आप नहीं बेच सकते, यानी इसका मतलब है कंपनी के एम्प्लॉय को बेचा है तो एम्प्लॉय पॉलिसी होगी। अगर फॉर एग्जांपल उसकी कार को, अगर लेट से कोई, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 5 साल की उनकी पॉलिसी होती है डेप्रिशिएट करने की, तो भाई 3 साल की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे 10% लगा के बेच देते, तो वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है, तो वो फिर भी फायदेमंद होती है एम्प्लॉय के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाए, उसको रिटेन किया जाए। क्लियर है? क्योंकि वो बोलता है चलो एक आई अगली आएगी फिर उसको भी खरीद लेंगे, तो एक एम्प्लॉय का, एक इंडिविजुअल का एसेट बनता रहता है मुझ जैसे गरीबों का, कि आप हल्का 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 एसेट बनाते जाएं ताकि आप अपने जो आने वाली नस्लें उनको कुछ देते जाएं। सही है, चलें ओके। तो पहले बताओ क्या ये गेम समझ आती है इस नोड की? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो प्लीज क्लैरिटी के साथ। कंट्रोल आ गया पीपी के डिस्क्लोजर के ऊपर कि अगर वो पूछेगा तो बताना किस तरीके से। तो ऐसे ही मैंने सारे आगे बनाए हुए हैं। चलें अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। अच्छा, जब आप, वैसे बता रहा हूं, जब आप ऑल टुगेदर इसको जरा कनेक्ट कर लें। अच्छा, अब आप अगर अज्यूम करें नॉन करंट एसेट्स के अंदर, तो आपने शुरुआत की पीपीई से, इंटेंजिबल्स के लिए वो और कुछ नहीं बोल रहा, तो इंटेंजिबल्स भी आ सकते हैं नॉन करंट में। फिर वो कह रहा है नॉन करंट एसेट्स के अंदर, यहां पे मैं लिखने भी लगता हूं, वो कह रहा है नॉन करंट एसेट्स के अंदर कुछ और मेरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने कहा अच्छा भाई बता दें कोई सी आपकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने कहा ये है कि भाई नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड
एडवांसेस भी आ रहे होते हैं आफ्टर पीपी, आफ्टर इंटेंजिबल। मैंने कहा अच्छा चलो आ रहे होते हैं, मैंने कहा इसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। मैंने कहा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने कहा अच्छा भाई इस पे आपकी इतनी पंचायत क्यों है कंपनी जेड, जरा ये भी बताओ। अच्छा उसने बोला मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों है। मैंने कहा आप लॉन्ग टर्म लोन किसको दे सकते हो? एम्प्लॉयज को। मैंने कहा अच्छा और बताएं। डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर तो कंपनी का मालिक तो नहीं है ना। अच्छा हमने कहा और बताएं किसको दे सकते हैं? रिलेटेड पार्टी को नहीं दे सकते लोन, पेरेंट सब्सिडियरी को नहीं दे सकता, एसोसिएट को नहीं दे सकता, दे सकता है, क्या मना है? तो उसने बोला ये तो आप ये समझ लिया कि लोन किस किस को दे सकते हैं। एग्रीड। मैंने बोला आपकी पंचायत क्या है? वो बोल रहा है मुझे ये जानना है कि अलग अलग बताओ किस किस को दिया हुआ है, ताकि शेयर होल्डर बोले कि ये तो नहीं है कि भाई डायरेक्टर को पैसे दिए जा रहे हो, डायरेक्टर पैसे निकाले जा रहे हैं, क्लैरिफाई करो। यानी ये नहीं कर देना कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की एक अमाउंट आ रही है, ये अलाउड नहीं है, ना ये इसकी इजाजत है। इसकी इजाजत नहीं है कि आपने एक अमाउंट बता दी। वो कह रहा है ब्रेक करके बताओ। कैसे बताता हूं? सबसे पहले आएगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग। एग्रीड। ये फेस पे आ रहा होगा, बैलेंस शीट के फेस पे, तो आप कह सकते हैं कि सिंगल आइटम आएगा। इसको अब यूं कर लेते हैं, बैलेंस शीट के फेस पे तो वो कह रहा है क्या दिखाओ? सिंगल आइटम दिखाओ। पर पहले नोट में जाओ और नोट में जो भी इसको अगर 17 नंबर नोट नाम देना है तो यहां पे लिखोगे आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने कहा अच्छा यहां पे जाके क्या करूं? इसने बोला आप यहां पे लिखेंगे टू एम्प्लॉइज कितना है। मैंने कहा और बताओ। टू डायरेक्टर्स कितना है और टू रिलेटेड पार्टीज कितना है। ये कह रहा है। अच्छा मैंने कहा यार ऊपर ये मिस हो गया, मतलब बिल्कुल मिस हो गया, अभी बताते हैं। मैंने कहा थ्योरी क्या रीड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली कर लेते हैं। अच्छा मैंने कहा भाई ये तो सब समझ आ रहा है, ये चौरंगी कौन है? इसने बोला नहीं होशियारी बिल्कुल नहीं। वो ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव कंपनी का वो एम्प्लॉय होता है जिसकी सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है एनुअल। ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1.2 मिलियन। डन हो गया। यानी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है पर ईयर, ये भी क्लैरिफाई करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव आएगा। अच्छा क्यों कहा गया कि एग्जीक्यूटिव्स को आप जो है वो सैलरी जो दे रहे हैं सही है, वो एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में आएगा उसको, क्योंकि देखो वो बोल रहा है वो कंपनी का टेक्निकली एक अहम एम्प्लॉय कहलाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको फेवरेटिज्म में अननेसेसरी लोन्स दे रहे हैं। तो उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं चाह रहा, आपकी कंपनी की पॉलिसी होगी जो भी होगी, थैंक यू सो मच, आप सिंपल एक काम करें, आप उसके लिए ऑल टुगेदर एक अलग से टैब खोलें और बता दें कि इनको कितने लोन्स दिए हुए। अब टू एम्प्लॉय हो गया तो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय नहीं होता, पर उसकी देखो एम्प्लॉय तो है पर एग्जीक्यूटिव भी एम्प्लॉय है, बट उसकी सैलरी। तो यानी हम जब कंपनी में ऐसे डिस्क्लोजर बनाते हैं ना, तो हम पेरोल का डेटा उठाते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में गिर रहे हैं और उनको मैप कर लेते हैं।
कि क्या वो ऑल टुगेदर एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में जो आ रहे हैं, क्या उनके नाम लोन बुक में आ रहे हैं? अगर आ रहे होते तो उनको अलग कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है टोटल लोन्स एंड एडवांसेस चेंज हो जाएंगे, सिर्फ ब्रेक हो जाएंगे बाइफिकेशन के लिए। अच्छा, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके नाम भी हमें पता होते हैं, तो उसको भी अलग कर लेंगे। टोटल लोन चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? सिर्फ आपने डेटा में से उसको अलग करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ IFRS, कंपनीज एक्ट, लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसकी मस्ती है, बोल अलग करके दिखा दो। एग्रीड? ये सब मिला के जिसकी जो सैलरी, एनुअल सैलरी लिखा हुआ है 1.2 मिलियन से ज्यादा है, सही है? ओके। अच्छा भाई, डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव एनुअल के मंथली, भाई अभी क्या बताया था मैंने? पर ईयर, तो एनुअल कहलाती है ना वो, ऐसा ही है ना? चलें, ओके। अच्छा भाई, हमें ये बात समझ आ गई। ये काहे हैंग हो रहा है भाई? क्या कह रहे हैं? नहीं तो 2 एम्प्लॉयज में तो फिर वो वाले एम्प्लॉय आ जाएंगे ना, 1.2 मिलियन से कम है। पहले तो आप सिंपल रखो ना, अपनी जिंदगी के सारे एम्प्लॉयज हैं, सारे एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी, एक्सेप्ट, और डायरेक्टर भी वो वाले एम्प्लॉय होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हों, सही है? बाकी को आप भूल जाओ। सर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज भी अलग से बताने हैं जी, मेरी माँ की कसम, ये लिखे हुए अलग से ये रहे। अभी मैंने क्यों पागल हूँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बिला वजह? अभी बता रहा हूँ कि भाई जान, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि देखो, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उसमें से वो अलग करना है जिसकी सैलरी 1.2 मिलियन से ऊपर है। तो क्या उसको एम्प्लॉय नहीं कह रहा मैं, या उसको मैं इज्जत दे रहा हूँ? उसको क्या कहलाएगा? क्योंकि वो हम लोगों जैसा गरीब नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव है, उसको बोलो एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसकी सालाना सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसका लोन नहीं है, हम कह रहे हैं कि सब है, पर उसको नाम अलग देना है। एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूटिव्स के नाम से बताओ कि एग्जीक्यूटिव्स को कितने लोन दिए जा रहे हैं, डायरेक्टर्स को कितने लोन दिए जा रहे हैं। ये एक फेयर प्रेजेंटेशन है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है किसकी? फ्रेमवर्क की। तो हमने भी यही किया, सही है जी? ओके। फवाद कह रहे हैं सर गुस्सा नहीं करें, अभी तो ऑडिट में भी आना है। बेटा ऑडिट में तो बताऊंगा तुम लोगों ने किया है कल। सवाल कैसा था? कल मैं रिव्यू कर रहा अपनी टीम का, और मेरे को ना मतलब थोड़ी सी नींद आ रही थी। मैंने बोला यार ऐसी की तैसी, पहले 1 मिनट 5 मिनट में मैंने पहले सवाल बनाया सोच के, फिर मैंने बोला अब आ, तो उसकी भी बजाई तुम्हारी भी अच्छा खैर, अच्छा अब प्लीज सुनना जल्दी से। पहले बताओ, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी, एग्जीक्यूटिव, ये बात समझ आती है बात? चलें अब आगे सुने। वो कहता है कि आप अज्यूम करें ना कि आपके पास जो टोटल लोन्स हैं, आपके पास जो टोटल लोन्स हैं वो आ रहे हैं कोई 25 मिलियन के। 25 मिलियन के आपने टोटल लोन दिए हुए। हमने कहा सही है, दिए हुए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो शाम को रिपोर्ट के करते हो जाते, ये वाले नहीं होते। चलें, तो वो तो अभी तो आपको मैंने बोला है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि अब आगे जो बनाने हैं उसमें क्या ही सोचें, पर चलो कुछ ना कुछ अल्लाह मदद कर देता है कि ये है, सही है। चलें ओके। पर मुझे तुम लोगों से उसमें ऑडिट में भी मशवरा चाहिए होगा। मुझे ये कहा जा रहा है ICAP की तरफ से कि भाई आप ICAP आके कराएं। हाँ, पैसे नहीं लूंगा मैं, वहाँ पैसे नहीं है। अच्छा, तो मुझे वैसे वो कह रहे हैं कि चलो देखते हैं बोल रहा है, तो सेल्फिशनेस देख रहे, बोल रहा जिसको देखने देख ले, आप इधर ही रहें। अच्छा, इधर ये आ गया 25 मिलियन टोटल। प्लीज सुनना, अब हमें डेटा गिवन है और डेटा ऑल टुगेदर मुझे ये बता रहा है कि एम्प्लॉइज को जो लोन दिए गए हैं, अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट तो एजेड की बनती है ना। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस इन टोटल। ये लिखना नहीं है तुम्हें, ऐसे ही समझाने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंस है।
ये हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये आ गया। अच्छा, अब जब मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिटेलिंग खोली, सही है, अब हमने कहा कि वो मुझे बता रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव्स को आपने कोई कुल मिला के सही है, ये दिए हुए आपने 4 मिलियन के। अच्छा, डायरेक्टर्स को आपने दिए हुए हैं ऑल टुगेदर, और बैलेंसिंग फिगर बता दो भाई। ये हैंग हुआ है, 1 मिनट रुकना, इसको अभी हम सही कर लेते हैं। ऊपर कितना आएगा? 1 मिलियन, 11 मिलियन, पूरा 11 मिलियन, ये आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हिसाब किताब के, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, एग्रीड। चलें, उसने बोला भाई चलो ये तो बात समझ आ गई कि ये तो हो गया क्लोजिंग। फिर वो कहता ही है लेस करने करंट पोर्शन, वो करंट एसेट्स में ले जाना। अच्छा, इन सबके करंट पोर्शन होंगे? होंगे। वो बोल रहा है कि आपको टेंशन क्या लेनी है, आप एक साथ माइनस करो ना, आप एक साथ माइनस करो। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसमें से जो अगले साल पे होने हैं वो हैं 3.5 मिलियन। तो ये वाला जो बैलेंस है ना, ये दिख रहा होगा नॉन करंट में, और यहां पे मैं आया और मैंने कहा 2150,000, बल्कि एक और आएगा ना 0। ये बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट में ये दिख रहा होगा, और वो ऐसे निकला होगा। पहले बताओ, एक व्यू समझ आया कि किस तरीके से आपने करना है? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, मतलब ऐसे ही नहीं फ्रेमवर्क से लोग भागते हैं, पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे प्रैक्टिकली मैं देख रहा होता हूँ वैसे समझा दूँ, ताकि रटे देना रटा लगा दूँ, आप समझ जाएं इसको। भाई मेरे लिए ये भी आसान था, खुदा मैं बोलता हो थ्योरी रीड करते हैं, तो कोई विजुअलाइजेशन नहीं होती कि चीज़ें बनती कैसे हैं। अच्छा, आगे मैंने कहा बस यही है, काफ़ी है। उसने बोला नहीं भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहाँ ले जाओगे? करंट एसेट्स में। मैंने कहा चलें सही है, ले जाएंगे। और कुछ है? उसने बोला 1 मिनट सब्र करें, अभी बताते हैं। उसने बोला अब इसमें से 2 चौरंगियां उठाएं पहले, एक ये और एक ये। मैंने कहा अच्छा भाई इन दोनों को क्या करना है? उसने बोला इसकी बताएं आप मूवमेंट। फ्रॉम ओपनिंग टू, अच्छा मैंने कहा अब ये भी पंचायत है? उसने कहा जी भाई ये भी पंचायत है, ये भी पंचायत है, बट ये कितने लोगों के लिए? डायरेक्टर्स और जिसका साल के आखिर का बैलेंस कितना है? 10 मिलियन कुल मिला के। अच्छा, अब मैंने कहा अब इसको कैसे बताएं? उसने बोला भाई आप यहां पे नोट डालें, $17.1, और इसका भी डालें 17.1। देखो ऊपर, अब रीड कराता हूं 1 मिनट। With regard to loan and advances to directors, following shall be disclosed. The purpose for which loans or advances were made, वो भी लिखेंगे नीचे। Reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing disbursement and repayments. क्लियर है? ये बता रहा था मैं। अच्छा चलें, अब हमने कहा कि भाई हम आ गए 17.1 पे, हम आगे चलते हैं। और हमने कहा सर यहाँ पे मैंने बनाने लगा 17.1,
और मैंने यहाँ पे बना दिया रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। अच्छा मैंने देखे यहाँ पे लिखा ये खाली मूवमेंट है। किधर? नहीं, पर जब मैं आईकैप की इलस्ट्रेशन देखता हूं ना, आईकैप की इलस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव्स को भी वो लेके आता है बाय लॉ। तो ये क्या है? डायरेक्टर है। वो कह रहा है ना विद रिगार्ड टू लोन एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। पर हम दोनों का अच्छा प्रैक्टिकली तो मैं तो यहाँ पे यूं भी करता हूँ, वैसे बता दूं तुम्हें, यहाँ पे ले आया इसको और यहाँ पे अदर्स की भी मूवमेंट बनाता हूँ, उसको नाम से नहीं बताता, सब यहाँ फेंक देता हूँ। तो बोल रहा है कौन आधी अधूरी क्यों बना रहे, पे सबकी बनाओ। तो आप भी फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छा लॉ के हिसाब से आपको पंचायत किसकी होनी चाहिए? डायरेक्टर की। पर आप जब फेयर प्रेजेंटेशन करें तो फिर सबको लेके आए, एग्रीड? तो वो सबकी रिकॉर्ड बन जाएगी, पर बाकियों की नाम से नहीं बनेगी। बाकी 3 कैटेगरी होंगी, वो सब प्लस हो जाएंगी। क्लियर है? चलें, अब आपने यहां पे कहना है बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2024। अच्छा, और फिर आप बोलेंगे कि हमारी होती हैं डिसबर्समेंट्स, ये आ गया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपकी आती हैं और फिर आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब एग्जामिनर आपके साथ क्या गेम कर सकता है, जरा मैं उसकी बात कर लेता हूं। मैं सिंपल पहले आया यहां पे और मैंने सिंपल एक काम किया, एग्जीक्यूटिव उठा लिए 5.5 और डायरेक्टर भाई उठा लिए 4.5। सही है? अच्छा, वो आपको लिख के दे देगा सवाल के अंदर कि ये तो सब नोट बनेगा सर, आपने करंट एसेट्स लिखा हुआ है। आदिल कौन सी चीज़ है भाई? करंट एसेट्स के लिए लिखा हुआ है कि ये करंट एसेट में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लोन ये नहीं है, लोन तो 2.5 ही है। जो मेरी रिकॉर्ड मैच होगी ना वो ऊपर वाले बैलेंस से होगी, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए अलग कर रहा हूं कि भाई इसको करंट एसेट्स में फेंक रहा हूं। लोन बैलेंस तो पूरा है ना, तो रिकॉर्ड तो पूरे की बनती है, करंट नॉन करंट की नहीं बनती, रिकॉर्ड पूरे की बनेगी। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए अलग करके कहां फेंक रहा हूं? करंट एसेट्स में। वो तो देखो एक साथ पूरा बैलेंस, रिकॉर्ड तो ऊपर वाले बैलेंस की बना रहे हो कि मेरा जो कुल मिला के रिसीवेबल है वो कितना है, ये 25 मिलियन का। तो 25 मिलियन में एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर और अदर्स को भी उठा लिया। अब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। अच्छा, आगे हमने कहा वो सवाल में लिख के देगा आपको कि आप लोगों की रीपेमेंट्स हुई हैं। रीपेमेंट्स मतलब उन्होंने पैसे वापस किए हैं। सर बैलेंस शीट पर 25 मिलियन शो होगा। यार भाईजान, भाई बैलेंस शीट पर अल्लाह की कसम 25 मिलियन शो होगा, ये नॉन करंट में होगा, 3.5 मिलियन करंट में होगा। टोटल कितना हो रहा होगा? 25 मिलियन। सही है इधर भाई? अच्छा, ये आ गया अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब जब मैं रीपेमेंट की बात करूं, ये पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है आज इधर, खैर, अब जब मैं रीपेमेंट की बात करूं तो वो आपको लिख के देगा कि डायरेक्टर ने इसने इतनी इतनी रीपेमेंट की है, और रीपेमेंट करने के बाद ये बैलेंस बचा हुआ है, तो वो फॉर द ईयर की रीपेमेंट्स होंगी ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई फॉर द ईयर की जो इनकी रीपेमेंट्स हैं वो आ रही हैं, कोई इसकी 2 मिलियन और इसकी आ रही है 1.5 मिलियन। ये माइनस में होंगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा।
नहीं मैंने कुछ बोला? अभी हम क्या कह रहे हैं, लोन है, पहले रिकॉन बना लो, फिर इंटरेस्ट फ्री, कोलेट्रल है या नहीं है, पर्पस क्या है, वो सब लिखते हैं। पहले ऊपर तो जाने दो, उसको बताने तो दे कि भाई ये पैसे हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, सही है इधर। अच्छा, अब हमने कहा कि तुम अगर इसमें 4.5 मिलियन में 2 मिलियन ऐड कर दो, ये आ गया 6.5, और ये करें तो 7 मिलियन। यानी हम ये कह सकते हैं कि रीपेमेंट से पहले 6.5 और 7 मिलियन का था। अच्छा, और अब सुनना, हम ये कह रहे हैं कि इस साल जो डिसबर्समेंट्स हुई हैं 5 लाख की हुई है, और यहां पे 1 इसमें से ये लेस करो तो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा 6 मिलियन और 5.5। ओके, तो ये आ गया आपका हिसाब किताब मूवमेंट। तो वो आपको ऐसे सीधा सीधा नहीं देगा, वो आपको बोलेगा क्लोजिंग ये, रीपेमेंट ये हुई है, डिसबर्समेंट ये थी, तो ओपनिंग आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे ऐसे वर्क बैक करके। पर अगर मैं सीधा सीधा हिसाब किताब देखूं तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 6 मिलियन ओपनिंग था, 5 लाख रुपए और लोन के नाम पे दिए, कितने हो गए, तो पैसे कितने आए, तो बचे कितने, ये आपको पूरी मूवमेंट दिख गई। अच्छा, अगर आपको एग्जामिनर अदर्स का डेटा देता है तो आपने बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज आरपी जो भी है, जो सब आएंगे वो सब एक साथ बनेंगे फिर। पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जामिनर यहीं तक महदूद रहेगा, दे भी दे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप खाली प्लॉट करके बना देना उसको। क्लियर है? चलें, ओके, पहले बताओ ऑनलाइन वाले ये बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने कहा भाई ये इस तरीके से रिकॉन बनती है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की, और वो आपको हो सकता है डिसएग्रीगेटेड डेटा दे और आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहे कि क्या इस बच्चे को समझ आता है कि पूरा साल वर्कआउट कैसे होती हैं चीजें। ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, अब उसने कहा था कि आप ये बताएं कि पर्पस ऑफ लोन क्या है, पर्पस ऑफ, तो आप यहां पे जैसे ये डायरेक्टर भाई साहब आ रहे हैं तो 17.1.1 और ये 17.1.1 बता दें कि भाई दीज लोन्स आर गिवन एज पर कंपनीज पॉलिसी टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस, टू परचेज अ कार, व्हाटसोएवर द पर्पस इज। से पर्पस बता दो, पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आ रही है? वो कह रहा है पर्पस बताओ, और पर्पस क्या हो सकता है, कार खरीदना, घर खरीदना, व्हाटसोएवर, वो आपने लिख देना है। तो हम यहां पे लिखते हैं these loans were given for the purpose of acquisition of a house as per company's policy. यही है, और हमने ये बता दिया कि ये रीजन आपको मिलेगा 17.1.1 में, क्योंकि 17.1 तो खुद मूवमेंट बता रहा है। किस पे दिए? तो अगर 3 पर्पस हो तीनों लिख देना, 4 हो 4 लिख देना, 5 हो 5 लिख देना। इसने मांगा नहीं, मैं पूछ रहा हूं, इसने मांगा, मैं कह रहा हूं आपको उतना सोचना है जितना लॉ मांग रहा है। ऐसे तो कंधे पे शेयर होल्डर से फाइनेंशियल्स लेके घूम रहा होगा, मतलब प्रैक्टिकली सोचो ना। आप एक मोटा मोटा हिसाब किताब बताओ कि भाई ये लोन्स इस मकसद के लिए दिए जाते हैं और कंपनी की पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं, कहानी खत्म। इसके आगे हमें दिमाग ही क्यों लगाना है? ये देख लो, रीड कर लो भाई, जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती जा रही है। विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज, क्या लिखा हुआ है? एंड रिकंसिलिएशन, दोनों बातें सिखा दी। अब इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो, इन केस ऑफ एनी लोन्स और एडवांसेस ऑब्टेन्ड अदर देन, फिर रीजन बताओ। क्लियर है? अगर वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है तो अब यहां पे देखो, जैसे पूछा था मुझसे, दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री लोन्स और कैरी इंटरेस्ट
below the market rate. These loans are provided in accordance with the company's policy. वो बोला भाई वजह बताओ क्यों दिए तुमने इतने सस्ते, तो कंपनी पॉलिसी होगी ना, या शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा या किसी का अप्रूवल होगा, वो आप बताएंगे उसको। पहले बताओ बात समझ आती है? तो वो कह रहा है भाई देखो, अगर मतलब ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, शेयर होल्डर का पैसा है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने पे कम पे क्यों दिया? आप बेवकूफ हैं, इसको लोन दे रहे बैंक में रख लें, तो बैंक तो आपको सूद पूरा देगा ना। आप इसको दे दो वो 5% दे रहा है, आप बैंक में रखो आपको 15% मिलेंगे, कितने का नुकसान कर रहा हूं मैं? तो भाई फिर वजह बताओ कि 10% का नुकसान आप क्यों बियर कर रहे हैं, किसने बोला? तो आप बोलोगे कंपनी की पॉलिसी है, वजह बता रहा हूं मैं। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? पक्की बात है? जल्दी से बता दो, जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से जी। क्या पर्पज है? मतलब क्या नाचना है उसको, शादी करनी है? हाँ, औलाद की शादी करानी है, लिख देना यहाँ पे These loans were given for the purpose of marriage of daughter of the director. तो भाई मैं फिर ये कह रहा हूँ ना आपको, आप मतलब लिखने की एक फिर तहजीब होगी ना, आप लिखोगे These loans were given for multiple purposes such as, डायरेक्टर अपनी शादी मतलब या अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ी ना पैसे लेगा यार, मतलब डायरेक्टर है वो, उसको भी पता है ये कानून अमीरों के लिए बनाना है, हम जैसे गरीबों के लिए तो नहीं है। बाइक का कार्बोरेटर शार्ट है वो बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, वो देख के बनाया उसने भाई। तभी तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टर भाई लोन क्यों ही लेगा, या तो घर बनाना होगा या महंगी कार खरीदनी होगी, तो घर वाले भी सारे हजारों होंगे तो हजारों लोग आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव्स में, है या नहीं है? और अगर डायरेक्टर 10 हैं तो 10 के 10 आ जाएंगे घर वाली स्कीम में या कार स्कीम में, खत्म हो गई बात। इसके अलावा स्कीम बनाई क्यों जाएगी? या तो आप ये कहोगे कि उसने सोलर लगवाना है, आजकल जो चल रहा है, तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सोलर पैनल्स, खत्म। अब ये थोड़ी ना बताऊंगा कि 10 डायरेक्टर हैं उनके नाम भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ओवरऑल बताना है कि ये लोन जो दिए जाते हैं डायरेक्टर को वो किस मकसद के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि भाई ये डायरेक्टर है, इसका ये बैलेंस है और इस मकसद के लिए दिया गया है। और फिर वो ये भी कह रहा है कि अगर आपने आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो फिर वो भी बताओ कि भाई क्यों, किससे पूछ के, किसने कहा था, क्या पॉलिसी है, तो वही तो लिखा हूं यहाँ पे, क्लियर है? तो ये नहीं सोचो कि यार मतलब कितने ही डायरेक्टर होंगे, लिस्टेड में 7 होते हैं ना मिनिमम, 15 हो जाएंगे यार, तो 15 का क्या हर एक का मकसद अलग तो नहीं हो सकता, पॉलिसी बनती है हाउसिंग लोन, और डायरेक्टर मतलब बोलेगा तो ये थोड़ी ना बोलेगा पान खरीदने पैसे दे दे, सिगरेट छुट्टा लगाने पैसे दे, सिगरेट का डंडा मंगवाने पैसे दे दे, ये तो नहीं करेगा वो कुछ भी ऐसा, तो उस पर वो एप्लीकेबल नहीं है। वो बोलेगा भाई पॉलिसी है ये, मैंने जितनी भी कंपनीज देखी हैं उसमें हाउसिंग ही होते हैं, सिंपल, सोलर हो गया, ये इसके लोन्स होते हैं, तो आप बता देते हो नीचे कि भाई ये इसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, इसके अलावा वो लेगा ही क्यों, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनती। या कार परचेज करनी होगी उसके लिए देते हैं, तो ये हिसाब किताब चलता है। अच्छा, पर ये लोन यूजुअली मिलते भी किसको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी में बैठा हुआ ही नहीं होता, क्लियर है? तो वो है, तो वो जो है उसकी वो पॉलिसी में बयान होता है, तो उसके हिसाब से होगा, क्लियर है भाई? चलें, ओके, ये तो हो गई हमारी बात ऑल टुगेदर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स की चौरंगी की। यहां तक कोई मसला क्लियर है? समझ आनी चाहिए बात, क्योंकि डीलिंग कर रहे हैं हम इसमें। फिर वो कह रहा है भाईजान इसको उठा लो अब शराफत से, रिलेटेड पार्टी। मैंने कहा भाई अब इसका क्या करना है, अब सुनना आया, ये बड़ी अच्छी गेम है इसमें। वो बोल रहा है रिलेटेड पार्टी के लिए पहले तो बताओ इंडिविजुअल नेम्स, अगर 100 होंगी ना, 100 की 100 बतानी होंगी अलग अलग नाम के साथ। फिर इनके टर्म्स बताओ, रेट क्या है, टाइम क्या है, सिक्योरिटी क्या है, टर्म्स में सब आता है ना, अंग्रेजी टर्म्स में सब आता है कि आप बताओगे कि भाई किस लिए लोन दिया, कितने टर्म के लिए दिया, क्या रेट है, सिक्योरिटी क्या रखी हुई है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्लियर है? चलें अब जरा इसको रीड करते हैं, इधर देखना जानिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, प्लीज सुनेंगे मेरे बच्चों जल्दी से, इन रिस्पेक्ट ऑफ
टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टी। तो सुनना है फजान, इधर बातें नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मिस हो गया तो मरोगे। था प्लीज सुनना है, इधर फोकस कर, ये मिस नहीं करना, ये बता रहा हूँ, ये मैं सिखा रहा हूँ, वरना तुम्हारी जिंदगी अजीब हो जाएगी, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा अनलेस के यू हैव अप्लाइड इट प्रैक्टिकली। मेरा रोज का काम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सीख लो एक बार, अदरवाइज आप रीड कर लेते, किसी बच्चे को नहीं समझ आता फ्रेमवर्क। ये अब इधर सुनना, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज दे शैल बी डिस्क्लोज। क्या क्या कह रहा है, नेम ऑफ ईच एसोसिएट, टर्म्स ऑफ लोन्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ कोलैटरल, क्या सिक्योरिटीज क्या है इसके अगेंस्ट में। अच्छा, फिर वो एक मजे की बात कह रहा है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ जो हर महीने के आखिर के हिसाब से। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसा होगा ना कि आप उसको लोन दोगे, वो रीपे करेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। फिर हुआ ये होगा बीच में आपने उसको और लोन दे दिया, तो वो कह रहा है कि भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करना, पूरे साल उसको पैसे दे के रखो और आखिर में वो एक दिन के लिए रीपे करे लोन। उसने बोला आप मुझे पूरे साल का मैक्सिमम बताना लोन कहां तक गया था। नहीं आई बात समझ? देखो सबका ओवरऑल के मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट इस पर, तो भाई नाम भी तो सबके अलग अलग पूछ रहा है ना। तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट, देखो यहां पे लिखा भी है, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड रिस्पेक्ट टू द मंथ एंड। अच्छा, अब यहां से देखो इंटरप्रिटेशन ये है मेरी अपनी, और जो मैं देखता भी हूं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरपी 4 हैं तो सबका अलग अलग बता देते हैं, पर वो देखो लिखा हुआ मैक्सिमम। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट का मतलब है सबका मिला के, यानी आपने रिलेटेड पार्टी को जो लोन दिए हुए थे उसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट क्या रही पूरे साल में, सबसे। और अगर एग्जामिनर, देखो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है ना, अगर एग्जामिनर आपको चारों का अलग अलग दे रहा है तो आप अलग अलग भी बता देना, एग्रीगेट बता देना, आप दोनों जगह कवर हो जाना। दोनों बातें कह रहा हूं, अगर चारों का अलग अलग दिया हुआ है तो बिस्मिल्लाह अलग अलग, पर अगर आपको वो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ये थी, तो सिंपल आप बोलना, डायरेक्ट छाप देना कि भाई मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर वाज रुपीज दिस। क्लियर है? अब आगे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन्स एंड, अगर आपने इसके ऊपर, इनके ऊपर, इन पार्टीज के ऊपर, जिस जिस पार्टी पे जितना जितना है अलग अलग बताओ। नहीं आई बात समझ? अलग अलग बताओ कि इन पे क्या क्या किया हुआ है। अच्छा, अब खिजरा कह रही है सर क्या बात नहीं समझ आई, खिजरा जल्दी से बता दो, जल्दी से। एट एनी टाइम वाली बात समझ आपने सुनी नहीं, मैंने इतने प्यार से बताई सबको। सुनो इधर, मैंने कहा आप अगर दिमाग हाजिर रखें, ओपनिंग डिसबर्समेंट रीपेमेंट, ओपनिंग डिसबर्समेंट रीपेमेंट चल रही है, बैलेंस कम होता रह रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जुलाई में आके एक लमसम अमाउंट आपने ज्यादा पे की हो, लोन और दिया हो, उसने आखिर में आके एक दिन के लिए रीपे कर दिया लोन वापस, तो मैं पूरे साल का मैक्सिमम किस दिन रहा होगा जुलाई में, तो वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताओ जो जुलाई में था। पहले बताओ खिजरा, बात समझ आ रही है? बोला पूरे साल में देखो किस महीने में सबसे ऊपर बैलेंस था, वो बैलेंस बता दो। क्योंकि ये इसलिए कि टोपी ड्रामे ना करे, क्योंकि ये होती है आरपीस को फंडिंग। नहीं आई बात समझ? ये रिलेटेड पार्टी को फंडिंग्स होती थी कि एक ही ग्रुप का पार्ट है ना, तुमने तो कंसोलिडेशन किया हुआ मेरे साथ, उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक की जगह अपने पैसे, तो शेयर होल्डर बोलता था तुम्हारे बाप के पैसे उसको सपोर्ट कर रहे हो, पूरा महीना तुमने वहां पे रखे हुए, पूरे 6 महीने तुमने वहां पे रखे हुए, इस पे रिटर्न कमाओ। मतलब वो बेसिकली यार अर्निंग एसेट्स है ना, आप उसको दे दो यार, वो जाया कर रहा है ना, आपको डिविडेंड आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो ये कह रहा है कि भाईजान आप बता दो, शेयर होल्डर पे खुद डिसाइड करेगा कि पैसे देने या नहीं देने। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों और आप सब, ये लॉजिकल बात समझ आती है? फिर बोल रहा है प्रोविजन बता दिया, तो अगर कोई राइट ऑफ हुआ है तो वो भी बता दो। तो पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ क्या कॉन्सेप्चुअली ये बहुत डिटेल था और थोड़ा सा मुश्किल भी था, पर क्या भेजे में फिक्स होता है? पर इसका सवाल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपके भाई ने आपके लिए सवाल बनाया है, ये रहा। अच्छा आप जरा देखते हैं लिखा हुआ क्या है, पहले तो रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ। अच्छा हम शेड्यूल वगैरह की बातें करेंगे। अच्छा 5th शेड्यूल में वैसे तुम्हें बता देता हूं अप्लाई होता है नॉन लिस्टेड कंपनीज पे। किस पे? तो जो लिस्टेड की बातें होंगी मैं एडिशनली बता दूंगा, वो बड़ी मतलब थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है, मैंने कहा पहले तुम्हें प्रैक्टिकली कनेक्ट कर लें ताकि जब वो समझा रहा हूँगा तो ये आसान हो जाएगा।
जस्ट लाइक वी डू इन ऑडिट कि भाई पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं फिर रीड कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि पहले आप इसको समझ लें फिर रीड कर लेंगे। एग्रीड? अब देखो मैं आता, मैं तुम्हें बोलता कि भाई आओ यार जरा ये रीड करना शुरू करना, तो तुम बोलते पता नहीं क्या है, पर पहले हमने इसको अप्लाई किया और फिर हमने कहा कि यार देखो समझ आती चाहिए बात कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। चलें, हमने कहा वो कह रहा है भाई डिस्क्लोजर बना के दो। अब फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोन्स एंड एडवांसेस MIS एज एट 31 दिसंबर 2021। अस्मा कह रही है सर मैक्सिमम अमाउंट क्यों बताते हैं? भाई मैंने अभी लॉजिक दी थी आप लोगों को, क्या लॉजिक थी? कि ऐसा ना हो कि आखिर दिन में पैसे रीपे करके बोले कि इतना कम बैलेंस है और पूरा साल उसी के पास पैसा रखा है, तो वो डेड एसेट्स हो जाते हैं। अस्मा मैंने ये पहले भी बताया था, सही है? फॉर द ईयर नहीं, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट। मैक्सिमम डिसबर्स फॉर द ईयर वाली अमाउंट बतानी नहीं, वो चसी मैक्सिमम डिसबर्समेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कि कितना आउटस्टैंडिंग रहा है किसी भी महीने में सबसे ज्यादा। अच्छा ऐसा हो सकता है अगस्त में ज्यादा हो गया हो और जुलाई में आके जीरो भी हो गया हो, तो नहीं बताओगे? बताएंगे, बताएंगे कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग इतना बैलेंस था, अब जीरो है। क्लियर है? अच्छा 5000 रह गया हो क्लोजिंग पे आके, तो मैक्सिमम नहीं बताओगे? तो ये टोबी ड्रा में नहीं होनी चाहिए ना, हर साल के आखिर में आते हो 5 का बैलेंस बच जाता है, 2000 का बैलेंस बच जाता है, जबकि मिलियंस में चल रहा है, तो वो उससे बचने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। चलें आगे, हम ये कह रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर 2021 की ये हमारी MIS है लोन्स की। वो कह रहा है एज पर कंपनी पॉलिसी फॉर हाउस बिल्डिंग, ये आपका वाला कि घर बनाने के लिए दिए हैं लोन्स, इसको भी घर बनाने के लिए दिए हैं, सब घर बना रहे हैं, तो सबको अलग अलग बताऊं? अब चर्सी एक ही बताएंगे, पर्पस एक ही होगा कि दीज लोन्स आर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, और फिर एज पर कंपनी पॉलिसी सब्सिडाइज रेट है, लिख देंगे। तो ये फ्री के नंबर होंगे यार, से तुम्हें सब देखो। अब ऐसा वो डेटा दे देगा, बच्चा बोलेगा पेपर में आ क्या गया है इसमें। अच्छा मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं कि इसके अंदर अगर हम देखें रिलेटेड पार्टी तो मुझे नहीं दिख रही, एग्जीक्यूटिव्स दी हुई है बेसिक सैलरी, तो आप बताएं कौन कौन है इसमें एग्जीक्यूटिव? लास्ट के 3 है। अच्छा इसको हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहुंच रहा है वो मकाम तक। ओके वेरी गुड, यानी आप कह रहे हैं लास्ट के 3 है एग्जीक्यूटिव, तो आप इन, अच्छा ये तो इनका रिसीवेबल नहीं है, अलग से दिखाएंगे। अच्छा तो नॉर्मल एम्प्लॉइज बाकी 4 शुरू के। अच्छा अब अभी देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू एग्जीक्यूटिव्स, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इनकी रीपेमेंट भी बताई हुई है, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बताना भी चाहिए इसको, ये मूवमेंट के लिए बता रहा है। आगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लोन्स टू अदर एम्प्लॉइज, तो अब अदर भी बनाना पड़ेगा सबको मिला के। अच्छा टोटल अमाउंट ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, ये क्या मसला है? करंट पोर्शन, टोटल में से करंट माइनस करोगे ना। अच्छा मैक्सिमम अमाउंट ये एनी टाइम वाला है, एग्रीड? चलें, तो वो कह रहा है डिस्क्लोजर बना के दे दो प्लीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5th शेड्यूल। चलें जी जल्दी बनाएं फौरन से। हाँ जी
नहीं इसमें नहीं है ना, इसलिए एग्जीक्यूटिव उसको फिर कवर किया गया है ना। बन जाएगा ना 10 मिनट में। वाह यार, नहीं बना लेगा वो, बना लेगा। इसमें है ही क्या यार, सीधा सीधा हिसाब किताब है, स्ट्रक्चर करना है इसको बस। पर अब ये देखो, अल्लाह करे ऐसा कोई 8 नंबर का सवाल आ जाए फवाद भाई इतने का ही आएगा ना। बुक की पीडीएफ करा दें IS1 की, भेज देगा कोई भी बच्चा, भेज देगा, किसी कोई भेज देना यार तस्वीर निकाल के। हाँ भाई डन। पहला पार्ट तो इजीली बन गया होगा। टोटल कितना निकाला तुमने अमाउंट का? ओके अली हसन भाई कह रहे हैं कि सर आप ऐसे किसी को बोलेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। दे आर वेरी ओबीडियंट, दे विल। अली हसन क्या बात कर दी यार, हट कर रहा। भेज देंगे भाई, क्या हो गया यार। देखो इंसान वो प्रोजेक्ट करता है जो वो अपने आप में सोचता है। आप अगर अच्छे इंसान हो तो अच्छा सोचते हैं। हाँ अब्दुल नान गुस्सा हो गया, बोल भाई अगर आप ऐसे हैं तो हमें क्यों कह रहे हैं यार। तो वो तुम देखो ये वैसे ही है ना, ये इंटरपर्सनल स्किल होती है वैसे, कि जो बच्चे लैक करते हैं बहुत। यानी जब आपको किसी से काम निकलवाना होता है ना, तो आप उससे बना के रखते हैं। यानी रेदर देन बच्चों को बोलने के यार थैंक यू सो मच एवरीवन इफ यू कुड डू दिस, बोला नहीं सर ये तो डोपी करा देंगे, तो वो तो बोलेगा अब तो तू लेके दिखा दे ये PDF। अब जो होगा तो वो भी नहीं देगा। अली हसन भाई अब तो बच्चे मेरे ख्याल से कहेंगे खरीद अब। खैर एनीवेज ये भेज देंगे आपको। बना लिए कौन? गुड यार। चलें तो अब ज़रा देख लेते हैं। पहले तो हमने ये मैंने एक्सेल पे बनाया था, तो मैंने वो इफ़ का फॉर्मूला लगा दिया था कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स को यूज़ करके। तो मैंने कहा कि ये तो कोई भी 1.2 मिलियन से ऊपर नहीं था, ये निकल गया, तो ये क्या बन गए? एग्जीक्यूटिव। अच्छा टोटल रिसीवेबल कितना बन रहा है? यही बना था जानी। ओके ये तो हो गया आपका हिसाब किताब। सही जी। इधर अब
मैंने कहा कि सर आपने सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, टोटलिटी में इसको सेम रखा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया जानी, और आपने ये माइनस कर दिया ड्यू विद इन 12 मंथ्स, तो ऐसे ही किया था। ये तो आ गया एक नोट। अब बकाया मार्क्स डिपेंड करते हैं कि रिकॉन सही बनी या नहीं बनी। हम रिकॉन पे आते हैं, तो रिकॉन में बताया जा रहा है कि भाई ओपनिंग बैलेंस ये है, और आई बिलीव कि आपको क्लोजिंग गिवन है, ये रहा क्लोजिंग, ये भी गिवन है, और रीपेमेंट भी गिवन है। तो आपने वर्क बैक करके पहले ये निकाल लिया, और बैलेंसिंग फिगर ये लिखा हुआ भी ऑलरेडी, ये रहा, और टोटल आपका सेम होना चाहिए। तो सर टोटल आपका ये नहीं आ रहा था ये वाला 14448, तो ये तो सिर्फ नॉन करंट पोर्शन है, रिसीवेबल तो पूरा होता है, खाली हम प्रेजेंटेशन के लिए उसको ब्रेक करते हैं करंट और नॉन करंट में। अच्छा फिर देखें नीचे लिखा हुआ है दीज आर सब्सिडाइज्ड लोन्स एट द रेट ऑफ एज पर द कंपनीज लोन्स हैव बीन ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एंड आर सिक्योर्ड अगेंस्ट, अगर कुछ सिक्योरिटी हो तो हो, सही है। आगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीस, ये भी लिख दिया था। तो पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो आई होप आपको अब तक दो डिस्क्लोजर क्लियर हुए हैं, एक पीपी और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, अब यही चोरंगी उड़ के करंट पोर्शन में जाएगी, तो वो जब करंट एसेट शुरू करूंगा तो वहां पे लिंक करूंगा इसको। पर हाँ सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, अगर यहां पे कोई रिलेटेड पार्टी होती, यानी इफ देयर वुड हैव बीन any related party, तो आप उसका ऑल टुगेदर ये बता दें कि वो रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप आपसे क्या है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहता कि पहले बताता मैं XYZ कॉरपोरेशन, सही है, ये हमारी है सब्सिडरी, यहां पे आप बताते अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट आ रही होती, और आप यहां पे बता दे कोलेट्रल, सही है, और फिर इसके नीचे इसके टर्म्स बताते हैं। यस, सारी चीजें डिस्क्लोज होती हैं, और फिर यहां पे आप टर्म्स बताते हैं कि these are interest free loans या these loans are given at the interest of this for these terms and repayment is annually, semi annually, वो सारी चीजें, सही है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक फिक्रा यहाँ पे, these loans are given at the rate of 15% which is secured against the property of subsidiary. Further, these are repayable in 6 semi-annually installments. सही हो गया? और अगर इसका कोई प्रोविजन होता तो इसी अमाउंट में से आप लेस कर लेते क्या? प्रोविजन। बात समझ आ रही है? इसी अमाउंट से आप क्या कर लेते? वो भी बता देते, यहां से प्रोविजन हो जाता, ये अमाउंट नेट आ रही होती यहां पे, ये जो आप नोट बनाते हैं ना ये वाला, कि एग्जीक्यूटिव और अदर एम्प्लॉइज जो आ रहे होते हैं ना, फिर यहां पे जो अमाउंट आ रही होती वो कौन सी आ रही होती? नेट आफ्टर प्रोविजन। पर आप पहले यहां से उसको डिडक्ट करते हुए दिखाते हैं कि ये आ रही है, क्योंकि देखो नेट फिगर आएगी ना जो जानी चाहिए वहां पे। तो पहले बताओ बात समझ आती है? तो ऑल टुगेदर आपने ऐसे करना है, मैंने फिर भी बता दिया अगर वो आ जाता तो ये होता, सही है। चलें तो इसको यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह करंट एसेट्स पे भी चलेंगे। पर एक सवाल मैं आपको भेजूंगा जो कि IS 1 के रिलेटेड होगा, यानी ट्रायल बैलेंस और ये सारी चीजें,
सही है, तो प्लीज़ वो करके आना। और एक शायद पास पेपर भी था ऐसा IS1 का, तो वो शायद हो सकता है प्रोबेबली मैं भेजूँ या फिर कोई और भेजूंगा, पर भेजूंगा लाजमी आज। सही है, वो लाजमी करके आना ताकि हम उसको फिर अगली क्लास में कनेक्ट करके डिस्कस भी करेंगे। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।